अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वलीम। नाज़रीन, बात करेंगे इस्लामाबाद डायलॉग के तनाजुर में तेज़ी से बदलते और बिगड़ते इलाकाई और आलमी हालात की। अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव की कैफियत एक मरतबा फिर से उभर रही है। अगर ये कहा जाए कि मामलात नाजुक मोड़ पर हैं तो गलत नहीं होगा। अमेरिका अब भी ईरान को दबे अल्फाज में धमका रहा है कि मुआहिदा ना होना अमेरिका के लिए उतनी बुरी खबर नहीं जितनी ईरान के लिए है। अमेरिकी नायब सदर इस्लामाबाद से वापस जाते एक मरतबा फिर ये बावर करा गए कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। जवाबन ईरानी पार्लियामेंट में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने भी दो टोक अल्फाज में यह कह दिया कि ईरान से ज्यादा मुआहिदे की जरूरत खुद अमेरिका को है। शराइत कबूल नहीं होंगी तो हम अपने रास्ते पर चलेंगे, और शायद अब ईरान इसी रास्ते पर चलने का मैकेनिज्म भी तरतीब दे रहा है। तेहरान से आज एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि फैसला था जो हमारे सामने आया, जिसके मुताबिक आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाला हर जहाज टोल टैक्स की अदायगी लाजमी करेगा। इस फैसले को खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है, यानी कि ईरान अहम समंदरी रास्ते पर मुकम्मल कंट्रोल और मौसर मैनेजमेंट कायम करने जा रहा है, जो अमेरिका को किसी सूरत भी कबूल नहीं है। अब एक बड़ा अहम सवाल है कि आपने हुर्मुज़ पर ईरान की मजबूत तर होती हुई गिरफ्त पर अमेरिका की आइंदा की मुमकिना तौर पर हिकमत अमली क्या हो सकती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नेतन्याहू ने भी तुर्किया पर ईरान की सहूलतकारी का इल्ज़ाम आयद किया। जवाब में तुर्की खामोश नहीं रहा, बल्कि सख्त रद्द अमल का इजहार किया और ये कहा कि इजराइल पर हम हमला कर देंगे। तुर्क सदर ने इस बात में वाज़ेह पैगाम दिया कि अब लेबनान और ईरान पर कोई भी हमला तुर्किया पर हमला तस्वुर किया जाएगा। तुर्क सदर ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान सालसी ना कर रहा होता तो हम कब का ये कदम उठा चुके होते। रजब तैयब एर्दोगान के इस ऐलान ने खित्ते में बेयकीनी की एक नई लहर को दौड़ा दिया है। उधर ईरान भी अमरीकी शराइत और रेड लाइंस को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर रहा है। क्या खित्ता एक मरतबा फिर जंग के खतरात की तरफ बढ़ रहा है? इसी पर बात करने जा रहे बड़े ही मुअज़्ज़ज़ हमारे मोहतरम मेहमान हैं, सीनियर दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। मैं उनको खुश आमदीद कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब, 2 दिन के इस्लामाबाद पीस टॉक्स के बाद हम ये समझ रहे थे कि शायद कोई ना कोई बड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी, लेकिन जो डेवलपमेंट्स हम सोच रहे थे चीज़ें उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। लेकिन शुरू यहीं से करते हैं सर कि 2 दिन जो बड़ी हाई एक्टिविटी रही पाकिस्तान के अंदर, डिप्लोमेटिक तौर पे हमने देखा कि किस तरह से लाइमलाइट में पाकिस्तान रहा, पूरी दुनिया ने इसको इनकरेज किया और बड़ा अप्रिशिएट किया, ईरान ने भी, अमेरिका ने भी। आपको लगता है कि सिर्फ एप्रिसिएशन की हद तक या मिलकर बैठने की हद तक चीज़ें दुरुस्त हैं, अगर ओवरऑल देखा जाए तो चीज़ें दुरुस्त नहीं हो सकी? लेकिन सरबत बात यह है कि पाकिस्तान ने ऑनेस्टली आई थिंक ये रिमेम्बरेबल सफारतकारी भी की है, और फील्ड मार्शल तयासुम मुनीर ने एक एक्सीलेंट मिलिट्री डिप्लोमेसी के साथ पर्सनल कंट्रीब्यूशन उनके ना ये कौम हमेशा याद रखेगी। He was in touch with President of the United States, Vice President of the United States, Iranian administration, and with the complete Middle East, खलीज ममालिक के साथ, और साथ उनके साथ करने के बाद भी देखें 47 ईयर्स से ईरान और अमेरिका कोई आपस में कॉन्टैक्ट नहीं। 47 ईयर्स का मिस जो ट्रस्ट था, डिस्पाइट दैट पाकिस्तान ने उनको, इसलिए कि अमेरिका पाकिस्तान पे ट्रस्ट करने लगा, फील्ड मार्शल पे ट्रस्ट कर रहा था, ईरान ट्रस्ट कर रहा था। सो दे केम ऑल द वे टू इस्लामाबाद, और आके एक रूफ के नीचे एक कमरे में पाकिस्तान ने दोनों को बिठा दिया। मेडिएटर का ये काम होता है। दे कांट फोर्स एनीथिंग एनीवन टू डू एनीथिंग। पॉइंट भी डिस्टर्ब हैं। और अब देखें उनकी जो बात की गई है वो 2-3 इशू रह गए हैं, बाकी काफी हद तक हो गए। और इतने अरसे बाद जब मिसट्रस्ट होता है तो 1-2 सिटिंग में ये मसला हल नहीं होता जी। तो आई एम श्योर के नेक्स्ट जो अभी भी उन्होंने कहा कि हमने पॉइंट दे दिए हैं, अब ये डेलिब्रेशन होंगी, कंसिडरेशन होंगी, लीडरशिप डिस्कस होगा, फिर हफ्ते 10 दिन के बाद एक और मीटिंग होगी। मेरा ख्याल है उसमें या उससे नेक्स्ट मीटिंग में जाके ये डूएबल है। अब जो रह गए हैं, देखें ईरान को वो बात है कि ईरान ने पहले कहा था कि हम इसको परसू नहीं करेंगे ये न्यूक्लियर वेपन ग्रेड के ऊपर, लेकिन फिर आपने जिनेवा के बाद उन पर अटैक कर दिया, उन पर जो कुछ किया। इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी हैं, और आप उनको ईरान को कहते हैं आप अपने मिसाइल कैपेसिटी 500 किलोमीटर से ज्यादा ना रखें। इमेजिन करें, वो बातें हैं जो यू वांट टू मेक इमरान सेटिंग डक ईरान को जाकर जो मर्जी करनी। लेकिन एक है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के, वो अमेरिका कह रहा है कि यहाँ पर टोल टैक्स ना हो, ईरान कहता है हमें चाहिए। जो आपने उनका जो नुकसान किया है
जो वॉर रेपरेशंस है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? क्या ईरान ने अटैक किया था किसी के ऊपर? क्या ईरान ने कोई प्रोवोकेशन की थी? नहीं की थी। आपने विदाउट प्रोवोकेशन आपने अटैक, तो यू हैव टू लायबल टू बी। इन्होंने जब किया था 90 में, आई हैड गॉन टू सऊदी अरब, इस वक्त इनकी सऊदी अरब के लिए हमारी आर्मी गई थी, तो इराक की और कुवैत वॉर में आज तक उनसे वॉर रेपरेशन दे रही है अमेरिका, ऑयल फ्री ले। लाइकवाइज इराक में गए तो वहां से भी इराक से फ्री ले रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए, अगर आप वो वॉर रेपरेशन, तो फिर उनको कम से कम कहीं दे दो, उनको पैसा चाहिए रिकवरी के लिए, जो डैमेज किया जो, हाँ, तो स्टेट का पैसा लेगा। तो ये उनको भी समझ चाहिए। हालांकि आप ये देखें, अमेरिकन ने पूरी मिलिट्री माइट इस्तेमाल कर ली, दे कुड नॉट डिफीट ईरान, इजराइल ने, दोनों ने मिलकर। दे नो इट कि दुनिया में अमेरिका इस वक्त आइसोलेट है, नेटो छोड़ दिया, यूरोपियन यूनियन छोड़ दिया, खलीजी ममालिक भी उससे नाराज हैं, हमारे रीजन में सारी काफी कॉम्प्लिकेशन हैं। अपना होम ग्राउंड पे आप देख लें, उनकी सेनेट, उनका उसके बाद कांग्रेस, पब्लिक, सारी ओपिनियन के खिलाफ 29% उनकी पॉपुलैरिटी रह गई है जी। जेडी वांस को अभी चांस है प्रेसिडेंट बनने का, ये मिड टर्म इलेक्शन में। उनको भी ही नीड्स अ फेदर इन हिज कैप कि वो कहीं एक ये मुज़ाकरात कामयाब हों और वो वापस होम घर जाएं, तो वो उनके फेदर में एक कैप में एक फेदर लगाओ कि मैं ये कर। इसमें ब्रिगेडियर साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर है कि दोनों फरीक जो हैं वो इस जंग से निकलना चाह रहे हैं और दोनों ये समझ भी रहे हैं कि इस जंग के अंदर उनका दबाव ज़्यादा है, उनका हाथ ज़्यादा ऊपर है। उसके बावजूद हमने देखा कि अगर किसी की रजामंदी ना होती तो 15-20 मिनट, आधा घंटा, घंटे के अंदर ये पूरा मामला निमट चुका होता। 21 से 24 घंटे एक मैराथन टॉक्स होना, इसका मतलब ये है कि दोनों चाहते हैं कि हम पीसफुली इस पूरी सूरत हाल से निकले। लेकिन सर, इसमें एक प्रॉब्लम है, जो 2-3 अहम नकात के ऊपर इख्तलाफ दोनों अतराफ में है, उसमें एक ईरान का मिसाइल्स प्रोग्राम है। अगर हम सैंक्शन से ऑनवर्ड ईरान की सिचुएशन को देखें तो उन्होंने ज़मीनी तौर पे और मौजूदा हालात में मिसाइल्स के ज़रिए ख़ुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया और उसका अमली मुजाहरा हमने इस जंग के अंदर देखा भी। अब किसी मुल्क की अगर कौमी सलामती का नज़रिया ही उनकी इस टेक्नोलॉजी के साथ हो तो उसके ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज़ करना मेरा ख्याल है नामुमकिन होगा। किसी हालत में ईरान ड्रोन्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। दिस इज द ओनली थिंग व्हिच हैज हेल्प ईरान टू सर्वाइव अगेंस्ट बोथ अमेरिका और इजराइल को। इसलिए ये तो कॉम्प्रोमाइज ना करना चाहिए, ना कभी इनको खुद को ये एक्सेप्ट करना चाहिए। अमेरिका विल हैव टू एक्सेप्ट इट। आप उसके साथ जब आप एक और बात कर रहे हैं कि अगर आप ये गारंटी देते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म होने के बाद जी कि आप आइंदा ईरान के ऊपर कोई अमेरिका और इजराइल अटैक नहीं करेगा, फिर वो मिसाइल जितने मर्जी बने, आपको क्या फर्क पड़ता है, आपने जब अटैक नहीं करना। एग्जैक्टली। प्रॉब्लम ये है कि ईरान इजराइल के जो ग्रेटर इजराइल का जो एक डिजाइन है वो जब भी करेगा, देखें उसमें इजिप्ट भी है, जॉर्डन भी है, सऊदी अरब भी है, ये बिग कंट्री, बहुत बड़े एरिया में जाता है, ये जाएगा तो उसको कौन पीछे थ्रेट है? ईरान का। ईरान इज सिटिंग देयर, तो दे वांट ईरान शुड बी रियली बिल्कुल उसको टीचलेस कर दो, उसके बाद कोई कैपेबिलिटी न रहे, ताकि फिर हम जब आगे स्टैंड करें तो कोई हमें रोकने नहीं रहा। दैट इज तो ये आई थिंक यहाँ पर इस्लामिक ममालिक, तो आज तुर्की ने बड़े अच्छी स्टेटमेंट दी है। उनके अफगान ने कहा जी कि वी नाउ अगर लेबनान पे आइंदा अटैक होता है या ईरान पे, तो फिर टेक अटैक। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ आप ये देख लें कि इस वक्त जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी बिट्रेल में हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने, यकीन करें, जब ईरान के ऊपर इजराइल ने अटैक किया और फिर ईरान ने पेट्रोकेमिकल के ऊपर अटैक किया, ये बहुत सीरियस सिचुएशन हो गई थी। एंड वी गिव लॉट ऑफ क्रेडिट जिस तरीके से उन्होंने सऊदी अरब को समझाया, ईरान को समझाया कि सेक्टरियन क्लैश कराना चाहता है, ये आप लोगों के खलीज को और ईरान को सेल्फ डिस्ट्रक्शन कराना चाहता है, निज़ाम पूरे करना चाहता है, वो नहीं हो गया। इसलिए इस स्टेज के ऊपर अब ये दोनों मुल्क चाहते हैं कि ये इसको हम करें, और अब के मिड टर्म इलेक्शन के लिए भी, प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए बहुत जरूरी है कि ये सीज़फायर हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले लेते हैं, आप लोग हमारे साथ रहिएगा।
बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की सालसी में 2 रोज़ तक जारी रहने वाली अमरीका ईरान मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गए। अहम सिफारती आजमाइश के नताइज गैर मुतवक्की न थे, ताहम पाकिस्तान का किरदार काबिल सत्ताइश ज़रूर रहा, जिसकी कोशिशों से कम फ़रीक़ैन मुज़ाकरात की मेज़ पर आने को तैयार हुए। अमरीका और ईरान ने अपनी अपनी पोजीशंस को क्लियर किया। दोनों फरीक किसी हतमी डील तक ना पहुँचने का जिम्मेदार एक दूसरे को भी करार दे रहे हैं। अमरीकी नायब सदर ईरान को एक बेहतरीन पेशकश करने का दावा करते हुए ये कहकर रवाना हो गए कि ईरान ने शराइत मानने से इनकार किया, जबकि ईरान का मौक़िफ़ है कि गैर ज़रूरी अमरीकी कायदे मुआहदे के अंदर रुकावट बने। सवाल यह है कि 21 घंटे तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात के दौरान आखिर वो कौन से अवामिल थे जो इस हद तक असरअंदाज हो चुके कि फ़रीक़ैन किसी हतमी नतीजे तक ना पहुँच सके। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने दावा किया है कि मुज़ाकरात में बाज़ अमूर पर पेशरफ्त ज़रूर हुई, ताहम 3 अहम नकात पर इख्तलाफात बरकरार रहे। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मुज़, जोहरी प्रोग्राम, जंगी हरजाना और आलमी पाबंदियों के खात्मे के नकात ज़ेर बहस लाए गए, जबकि आबनाए हुर्मुज़ और जोहरी हुकूक समेत कई मसाइल मुज़ाकरात में इख्तलाफ का बाइस बने। अमरीकी नायब सदर ने रवानगी से पहले ब्रीफिंग में कहा कि हमने अपनी रेड लाइन्स को बिल्कुल क्लियर कर दिया। ईरान यकीन दहानी कराए कि वो जोहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। इस पर ईरान का रद्द अमल भी गैर मुतवक्की नहीं था कि उसे शराइत से डिक्टेट नहीं किया जा सकता। डेडलॉक के बावजूद ईरान ने पैगाम दिया कि सिफारतकारी का रास्ता बंद नहीं किया गया, लेकिन बॉल अब अमरीका के कोर्ट के अंदर है। अब अहम सवाल यह है कि दोनों जानिब के इन बयानात से क्या तासुर अख्ज़ किया जा सकता है। क्या अब भी ये कहने की गुंजाइश मौजूद है कि मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर नाकाम नहीं हुए? क्या अहम इख्तलाफात के बावजूद किसी बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान अब भी मौजूद है? इसी तमाम तर इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के डॉक्टर ज़फ़र नवाज़ जसपाल साहब हैं। उनको खुशामदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, अभी तक तो हम ये सिर्फ डिस्कस कर रहे थे कि किसी हतमी नतीजे पर दोनों फरीक़ैन जो हैं ईरान और अमेरिका नहीं पहुँच पाए, और हमें इससे महसूस भी ये हो रहा था कि शायद सूरत हाल बेहतर हो जाए। लेकिन अभी से कुछ देर पहले जो स्टेटमेंट्स आए हैं ईरान की तरफ से, उसमें मसूद पज़ेश्कियान साहब ने कहा है कि जो मुआहिदा अमन लेकर आए इस खित्ते के अंदर, हम उसके लिए तैयार हैं। और दूसरी तरफ ट्रंप की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, उन्होंने भी ये कहा है कि जब इख्तिताम हुआ हमारा बातचीत करते हुए तो वो बड़ा दोस्ताना था। तो इससे हम क्या अख्ज़ कर सकते हैं कि जिस मुआहिदे के ऊपर पूरी दुनिया सोच रही है, वो मुआहिदा होने का वक्त करीब तर है, या आपको लगता है कि सिर्फ अभी मामला कूल डाउन होगा? देखिए, हमें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त एक विक्ट्री के को तलाश कर रहे हैं जो उनको मिल नहीं रही। मगर ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के गुड ऑफिस से, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, फॉरेन मिनिस्टर डार साहब की अंतक काविशों से दोनों ममालिक के सीनियर ऑफिशियल्स अपने डेलीगेट्स के साथ यहाँ पहुँचे और मोर देन 21 आवर्स वो डायलॉग में एंगेज रहे और पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया। तो उसके बाद नेचुरली कोई हतमी फैसला होना उस वक्त नहीं पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ग्राउंड जीरो से चीज़ें शुरू हो रही थी और वॉर से निकल के आ रहे थे, मिसट्रस्ट था। तो मगर जो एंडिंग है और उसके बाद का जो फॉलो अप डेवलपमेंट्स है, वो इंडिकेट करती है कि दोनों पार्टीज जो है वो आप डायलॉग का प्रोसेस अडॉप्ट करेंगी, जो कि इस्लामाबाद टॉक से शुरू हुआ है, और इस इशू को उम्मीद है कि वो डायलॉग से रिजॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब, अब जो बड़ा एक ब्रेक थ्रू जिसकी एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं सारी दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर भी ईरान और चाइना और अमेरिका और रशिया तमाम लोग देख रहे हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का मामला है। अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर पहले तो उसकी बंदिश का इशू था, अब ये कहा गया है कि उस पर टोल वसूल किया जाएगा। अमेरिका उसके लिए तैयार नहीं है। जो मैरीटाइम UN मैरीटाइम के चीफ हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये इलीगल है। अमेरिका ने कहा है कि हम नेटो इत्तेहादी कंट्रीज़ के साथ मिलकर इसको ओपन भी करा सकते हैं। आपको लगता है कि जितनी बात बनी है, अगर इस तरह की कोई कार्रवाई की गई तो वो बात बिगड़ सकती है? देखिए, ये टोल वाला जो है ये इशू बड़ा ट्रिकी है, मगर जो अभी तक मैं देख रहा हूँ उसमें ये 24 अगर नॉटिकल माइल या 21 नॉटिकल माइल की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है किसी जगह पे, तो वो 12 इसकी तरफ चले जाते हैं ईरान के और 12 तो ओमान के हो जाएंगे, तो फिर तो टोल वो ले सकते हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल लॉ है वो उसके लॉ ऑफ सीज के मुताबिक 12 नॉटिकल माइल्स जो आपकी कोस्ट से होते हैं वो आपकी टेरिटरी है। तो ईरान की टेरिटरी से अगर कोई गुजरेगा
तो नेचुरली ये डिपेंड करता है कि वो उसके साथ क्या बिहेव करता है, किस तरीके से डील करता है। रह की बात के अमेरिका जो है इसको पावर से खुलवाएगा, तो वो तो उन्होंने अपनी पूरी पावर यूज कर ली, मिलिट्री पावर यूज कर ली और वो नहीं खुलवा सका। हाँ, ये जरूर है कि जब नेटो कंट्रीज और बाकी EU, पाकिस्तान, अरब, एशिया पैसिफिक, चाइना जब ये मिल के प्रेशर डालेंगे तो वो डिप्लोमेटिक प्रेशर होगा जिसको ईरान शायद इग्नोर ना कर सके, मगर मिलिट्री प्रेशर से तो ऑलरेडी फेल हो गए हैं। तो इसलिए ये कहना, ये एक धमकी तो हो सकती है, एक जिसको हम कह सकते हैं कि एक रिटोरिकल एग्रेसिव डिजाइन तो हो सकता है, मगर ये प्रैक्टिकल नहीं होगा जो ट्रम्प सब कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस पे डॉक्टर साहब मामला ये भी है कि अब एक तरफ अगर देखा जाए, बिल्कुल ये जो आप बिल्कुल जाविया खींच रहे हैं, बिल्कुल तस्वीर कशी आपने की है, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ये आवाज़ें सबसे ज़्यादा उठ रही हैं कि जो रास्ता एक कुदरती आबी गुजरगाह है और जहाँ से कभी पहले टोल वसूल नहीं किया गया, तो सडन इस किस्म की जो चेंजेस हैं या नई जो पॉलिसी मुतारिफ कराने की ईरान कोशिश कर रहा है और जिसके ऊपर इन्होंने बिल भी मंजूर कर लिया कि आप उसको चीनी रियाल की सूरत में जो है यहां से टोल अदा करके गुजरेंगे, तो उसके ऊपर बड़ी खतरनाक आवाजें उठ रही हैं। अमेरिका की तरफ से बाकायदा इसके ऊपर एक थ्रेट भी अभी रिसेंटली आया है कि मर्जी के मुल्कों को जो तेल बेचने की ईरान कोशिश कर रहा है उसके अंदर सबसे बड़ी रुकावट अमेरिका बनेगा और ये हम करने नहीं देंगे। देखिए, ये थ्रेट्स तो आएंगे और अमेरिका ने ये वॉर लॉन्च करके जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ थी उसको स्ट्रेट ऑफ ईरान बना दिया जी। और लॉ को जब आप इंटरप्रेट करते हैं तो इंटरनेशनल लॉ की बात तो करना छोड़ दें, क्योंकि वॉर में इंटरनेशनल लॉ ही सबसे पहली कैजुअलिटी है। और ट्रम्प साहब ने, ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो करंट है, जिसको ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हम कहते हैं, उन्होंने इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां बखेर दी। कभी वो कनाडा को धमकी देते हैं, कभी वो ग्रीनलैंड को पकड़ने जाते हैं, कभी वो वेनेजुएला के सदर को उठा लेते हैं, कभी वो ईरान के सदर के ऊपर सुप्रीम लीडर के ऊपर स्ट्राइक्स करके डिकैपिटेट कर देते हैं। तो इंटरनेशनल की लॉ तो वो करे बात जो कि करने वाली। यहाँ पाकिस्तान जैसा मुल्क जो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर की सपोर्ट करता है, इंटरनेशनल लॉ की सपोर्ट करता है, वो तो करे तो बात बनती है। अमेरिकन तो ये बात करते हुए अच्छे नहीं लगते और उन्होंने तो इंटरनेशनल लॉ खत्म कर दिया। उन्होंने तो माइट इज राइट कहा है। अब जब माइट इज राइट की बात आएगी तो जिसके पास पावर है, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करता है, कर रहा है, और उसने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि वो इसको कंट्रोल कर सकता है या इसको स्पॉइल कर सकता है। तो इसको हम इसको इजी नहीं ले सकते, उसके साथ नेगोशिएशंस करनी पड़ेगी। बाकी रहेगी कि ये तो एक धमकियां हैं कि जिनको ईरान, देखें अगर अमेरिका चाइना का ऑयल जा रहा होगा और अमेरिका उसको ब्लॉक करेगा तो फिर तो चाइना को जंग की दावत देगा अमेरिका। इसी तरह छोटे छोटे ममालिक वेनेजुएला या पाकिस्तान या इनके ऊपर तो धमकी कर सकता है, मगर अब तो मिडिल पावर्स का दौर है। इवन पाकिस्तान इसकी धमकी को नहीं मानेगा। तो इसलिए ये ट्रम्प साहब को आप जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसको आप मल्टीपोलैरिटी कहते हैं, और उसके अंदर जो रीजनल पावर्स, मिडिल पावर्स का रोल है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अमेरिकन थिंक टैंक्स को और अमेरिकन एनालिस्ट को तो ये रियलाइज हो रहा है, मगर अभी तक ट्रम्प साहब अभी तक एम्पिरिकल सुपर पावर इरा के नॉस्टैल्जिया में रह रहे हैं। सही है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब, इसके अंदर एक और थ्रेट भी है जो जंग के फैलाव की एक वजह बन सकती है। कुछ देर पहले इब्राहिम अजीजी साहब हैं, ईरानी नेशनल सिक्योरिटी के ये सरबराह हैं, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के अंदर इन्होंने मेंशन किया बहुत सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो खित्ते के अंदर जो ईरान की इत्तेहादी हैं, और डेफिनेटली उनका इशारा बहुत सारे ऐसे जंगजुओं की तरफ, ऐसी तहरीकों की तरफ, खासतौर पर लेबनान की तरफ था। उन्होंने कहा कि उनकी हिमायत ईरान की तरफ से जारी रहेगी। एक तरफ से इजराइल के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि आप लेबनान के अंदर जो बम्बार्डमेंट कर रहे हैं उसको रोकें, तो उसी तरफ अगर ईरान ये कह रहा है कि जी हम भी उनकी हिमायत जारी रखेंगे, मदद जारी रखेंगे, तो फिर जंग के रोकने का सबब और फिर इसके फैलाव को जो रोकने की हम कोशिशें या काविशें कर रहे हैं वो तो सारी बेमानी रहेंगी, वो किसी जुमरे में नहीं आएंगी। वो तो देखिए, ईरान ने अपने 10 पॉइंट्स में एक बड़ा क्लियर पॉइंट रखा है, कंप्लीट सीजफायर इन द एंटायर रीजन। अगर इसराइल बमिंग रोक देता है तो लेबनान में ये जो वॉर है खत्म हो जाएगी, गजा में वॉर खत्म हो जाएगी, ना हुतीस को जरूरत होगी अटैक करने का, ना हिजबुल्लाह को होगी, ना हमास को होगी, तो जंग तो ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। अब अगर ये तो नहीं हो सकता कि आप ईरान को कॉर्नर कर दें और इसराइल को खुली छुट्टी दे दें कि जहां भी वो चाहे वो रहते
शहरियों पे बम्बार्डमेंट करता रहे, तो ये तो ईरान के साथ उन्होंने अगर वॉर में साथ दिया तो ईरान के लिए भी छोड़ना मुश्किल होगा। इसलिए ईरान ने पहली शर्तों में ये रखा है कि कंप्लीट सीज फायर। अब इसराइल इसको स्पॉइल करने की कोशिश कर रहा है, और ये अब अमेरिका का और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एक टेस्ट है कि वो इसराइल को अगर नहीं रोक सकते तो क्यों नहीं रोक सकते, फिर उनको इससे अपने आप को जंग से निकाल के डिसोसिएट होना पड़ेगा। और अगर अमेरिका ने 24 घंटे के लिए भी अपने आप को जुदा कर लिया इस जंग से, तो इसराइल का तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है और वो तो अपना डिफेंस नहीं कर सकता। उसका तो ईरान ऑलरेडी उसको काफ़ी डैमेज कर दिया, उसका तहस नहस कर देगा। तो लिहाजा अमेरिकन को ये प्रूव करना पड़ेगा, जो हम कह रहे हैं कि मिसट्रस्ट, ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसराइल लेबनान पे और बाकी जगहों पे हमले बंद करे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जफर नवाज जसपाल साहब मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले लेते हैं, स्टे विद अस। के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। नाजरीन, इस्लामाबाद डायलॉग के बाद भी आलमी और इलाकाई फिजा बेयकीनी से दो चार है। पाकिस्तान के जानदार सिफारती किरदार के बावजूद मजीद कोशिशें अब भी दरकार हैं। तहम अमरीका ने पाकिस्तान से ज़ाहिर तशक्कुर, जबकि ईरान ने भी सिफारती दरवाजे बंद न करने के साथ साथ पाकिस्तान का शुक्रिया का पैगाम भी भिजवाया। बिलाशुबा किसी भी सतह पर बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। वो पाकिस्तान जो दुनिया की जंगें रुकवाने के लिए तो पेश है, लेकिन खुद अंदरूनी सतह पर सियासी जंगी सूरत हाल दरपेश है। एक दूसरे की नीयत को शक की नज़र से देखा जा रहा है। हुकूमत हो या अपोजिशन, बढ़ता हुआ अदम एतमाद, एहतजाजी सियासत और गहरी होती हुई तकसीम क्या इस खित्ते की जंग से कम खतरनाक है? आखिर ज़ाती सियासी अनाद कौमी मुफाद के आड़े क्यों आ रहा है? जब पाकिस्तान बैरूनी महाज पर एक बड़ी जंग रुकवा सकता है, तो दाखिली सतह पर बढ़ती हुई सियासी कशीदगी पर भी इसी संजीदगी से तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही? बिलाशुबा पाकिस्तान मुमकिन तौर पर होने वाली तीसरी आलमी जंग अगर हम कहें तो रोकने में बड़ी हद तक फ़िलहाल कामयाब है अपनी कोशिशों और अपनी काविशों के ज़रिए। लेकिन आलमी इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की तरह पाकिस्तान में जब घर की बात हो तो अमन के दमाम के लिए सियासी जंग का खात्मा नागुज़ीर है, जिसके लिए फ़िल वक्त तो कोई उम्मीद और शुनीद नहीं है। ताहम बईद ये भी नहीं है कि कोई सियासी मोज़ा फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ और मुफाहमत के स्टेज पर लेकर आ जाए। इसी पर बात करने के लिए हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमें जो है साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब ने, मैं उनको खुश आमदीद कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सर, इंटरनेशनल से शुरू होंगे और नेशनल की तरफ जाएंगे। इस वक्त जो पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने सिफारतकारी के जरिए, खामोश सिफारतकारी के जरिए एक बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है और जो किरदार इस वक्त पाकिस्तान ने अब तक अदा किया है, इसने मेरी इज़्ज़त, आपकी इज़्ज़त, इस मुल्क के हर शहरी की इज़्ज़त के साथ साथ पूरी दुनिया में इस मुल्क की इज़्ज़त को वो मुकाम दिया है जिसको हम एक लंबे अरसे से जिसको ख्वाब देखते थे। वो पासपोर्ट जिसकी इज़्ज़त के लिए बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ सुना गया, वही पासपोर्ट जो है वो आज दुनिया में एक सिंबॉलिकली एक रिस्पेक्ट का सिंबल बन गया है। और वो तमाम ममालिक जो पाकिस्तान को मतलब लुक डाउन करते थे या हकीर समझते थे, वो जब पाकिस्तान की तरफ एहतराम की नज़र से देखते हैं तो न जाने इस दिल पे कितनी खुशी गुजरती है। और कितने, मैं तो समझता हूँ कि 71 के जो लगे हुए जख्म थे वो तो हमारे मार्का हक ने पूरे किए थे। उसके बाद हमें एक नई जिंदगी मिली थी, और ये जो अब हुआ है इसके बाद तो ऐसा एक जज्बा और एक ऐसा एहतराम अल्लाह ताला ने हमें दिया है, इस मुल्क को दिया है, कि जिस पे जितना भी शुक्र किया जाए कम है। और ये सब कुछ जो है ये एक, अगर इसको आप हकीकत में देखें तो इसमें दो इदारों का बहुत बड़ा किरदार नजर आता है पाकिस्तान के। एक पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, और जो कि खुद एक इदारे की कैफियत पाकिस्तान के क़याम से, मैंने ये बात पहले भी आपको पूरी हिस्ट्री भी दी थी कि क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक उसने असूलों की बुनियाद के ऊपर और बहुत ही इंसाफ की बुनियाद के ऊपर और उसने अपना स्टांस रखा है।
और दुनिया की ताकतवर तरीन जो ममालिक थे उनको चैलेंज करते हुए दुनिया को अमन का और दुनिया को मफाहमत का रास्ता दिखाया, स्टार्टिंग फ्रॉम चाइना टू मतलब फलस्तीन, अलजज़ीरा, मतलब मैं पूरी दुनिया में घूमा हूँ। जिस मुल्क में भी कोई तहरीक चली है उस तहरीक की हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का एक असूली मौक़िफ़ और किरदार बाकी रहा है। और दूसरा इदारा जिसने इस इज्जत को एक सॉलिडिफाई कर दिया वो पाकिस्तान का मतलब दिफाई इदारा है, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान का जो दिफा का इंस्टीट्यूशन है। इन दोनों ने मिलके, और ये मैं इसके बारे में बड़ा क्लियरली आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कुछ इस वक्त हुआ है, फॉरेन ऑफिस तो हमेशा इसी तरह काम करता रहा है, लेकिन इस वक्त जब हमारी अफवाज पहले जब मार्का-ए हक के अंदर हमें एक इज्जत का जंप दिया, इसके लिए जितनी भी तारीफ कीजिए, मैं एक प्योर डेमोक्रेटिक सोच के साथ बिलाशुबा ने बात करता रहा हूँ, लेकिन इस वक्त भी मैं ये दुरानी साहब जो आप बात कर रहे हैं ये बात वाकई बिल्कुल दुरुस्त है। हम इन तारीखी मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे बड़े शिकवे शिकायतें हुआ करती थी कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में हम दुनिया के ऐसे ऐसे कंट्रीज़ को देखते हैं परफॉर्म करते हुए, तो वेयर इज़ द पाकिस्तान। एंड नाउ हमें बड़ी खुशी है और सर फ़ख्र से हमारा बुलंद है। दुनिया में हम सुरखरू हो गए हैं दुरानी साहब, लेकिन बड़ी बात और झंडे तब गाड़े जाते हैं ज़्यादातर जब आपका घर भी अमन का गहवारा हो। ये जो हमने दुनिया में ख़ुद को सुरखरू किया है, पाकिस्तान के अंदर जो 24-25 करोड़ अवाम है उनकी नज़रों में भी तो हमने एक दूसरे को सुरखरू करना है, अपने कद काट को, सियासी कद को हमने बड़ा रखना है, एक बड़ेपन का हमने मुजाहरा करना है। बदकिस्मती के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें वो परफॉर्मेंस अंदर अपने घर में नज़र क्यों नहीं आती जो हमें बैरूनी महाज पे नज़र आती है। आपके जब भी आप किसी अपने प्रोग्राम के बारे में कहती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि आप बहुत माशाल्लाह आपका ज़हन दिन ब दिन मोर आर्टिकुलेट होता जा रहा है और आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, लास्ट टाइम भी मैंने यही कहा था कि हमने अपनी सरहदों से बाहर पाकिस्तान को महफूज कर दिया है और हमने अब इस मार्काए अमन के बाद हमने पाकिस्तान की सरहदों के बाहर पाकिस्तान की इज्जत को लामतनाही हद तक फैला दिया। मतलब अमेरिका से लेके चीन तक और चीन से लेके ऑस्ट्रेलिया तक जहां भी आप चले जाएं, पाकिस्तान की इज्जत जो है। अब पाकिस्तान के अंदर का क्या मामला है? पाकिस्तान के अंदर का अख्तियार जो है वो इस वक्त तक भी खानदानों के हाथ में है। मेरा ये मौक़िफ़ जो है, मैं इस खुशी के मौके के ऊपर मैं कोई ज़्यादा मनफी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इस बात को कहने से चुप भी नहीं रह सकता कि भाई आपका, जब हम दुनिया के अंदर हमारे साइंसदानों ने, दुनिया के अंदर हमारे दिफाई इदारों ने, हमारी दिफाई मशीन ने, देखें जब हमने न्यूक्लियर से लेके हर काम हमने किया है, जब हम अपनी सरहदों के अंदर आते हैं तो हमें पता चलता है कि हम एक ऐसी लथार्जी का शिकार है, एक हम ऐसी मतलब मरूसियत का शिकार है कि हम जमहूरियत दुनिया के अंदर देखें, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में 2 ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक जो कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड की मान बने हुए हैं, एक पाकिस्तान और एक तुर्किया, और ईरान का तो एक अलग रेफरेंस से अब तो एक वो है, हिस्ट्री के अंदर एक नाम है, हमेशा से है। लेकिन पाकिस्तान और तुर्किया की जो पहचान है वो ये है कि ये दोनों अपने मुल्क के अवाम की मर्जी से एक इंतखाब के अमल से अपनी हुकूमतों को कायम करते हैं और निस्बतन जमहूरी है। उसके मुकाबले में पूरा जो गल्फ है, गल्फ कंट्री है, जिनमें के दौलत के अंबार हो सकते हैं, जिसमें ऊंची ऊंची इमारत हो सकती हैं, जिसके अंदर बहुत करोफर हो सकता है। तो अब पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, पाकिस्तान को जो चीज़ लेके बैठ रही है वो ये है कि आज दुनिया भर में पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज जो है वो, पंजाबी का एक लफ्ज़ है, कुरला रही हैं, कि मतलब बिल्कुल बॉइलिंग अपॉर्चुनिटीज है जो पाकिस्तान के लिए चारों तरफ अवेलेबल है। लेकिन लीडरशिप जो है, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है। मतलब पूरी इन तकरीबात के अंदर सदर साहब कहीं नजर ही नहीं आए हमें। मतलब ये भी एक हमने देखा इसी वक्त
और इसी वक्त हम देखते हैं जब के समुंदर की जो हमारा सरहद है वो अपॉर्चुनिटीज के लिए बेचैन है। पूरी समुंदर के ऊपर जो है हमारी पीपल्स पार्टी का कब्जा है, और वहां पर किसी ने आना हो तो वो कहता है जी हम जाएं किधर से, यहाँ तो ना कोई कानून है, ना कोई इंसाफ है, ना कोई रास्ता है, वहां का अपना ही निजाम चल रहा है। मतलब सिंध के अंदर आप चले जाए, जिससे भी पूछे वो कहता है जी यहाँ नौकरी भी बिकती है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी बिकती है, यहाँ पे सियासत भी बिकती है, यहाँ पे हर चीज बिकती है। मतलब कोई असूल, कोई जाब्ता, कोई इदारा, कोई सिस्टम वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये जो कैफियत है, इस कैफियत ने, और फिर तो हमारे कायदीन जो है और हमारे लीडर जो है, उनकी जायदादें, उनके इंटरेस्ट्स जो है वो मुल्क से बाहर हो जाते हैं, तो फिर नतीजा निकलता है कि मुल्क के अंदर आती नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती। कैसे आया? मैं अभी रिसेंट डेज में जब मिडिल ईस्ट में से एक डिफरेंट माहौल बना है, तो पाकिस्तान की तरफ बहुत लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं तो वो वही कहानी सुनाते हैं कराची की, वो वही कहानी सुनाते हैं कि जी मतलब वहां पे तो हमें डर लगता है। वो अगर दुरानी साहब कतई कलामी की मैं माफी चाहूँ, सिर्फ कराची नहीं है, वो अदम इस्तेहकाम को लेके हर वो हमारे सामने रखते हैं, जिसके लिए पिछले एक लंबे अरसे से हम सवाल जवाब का यही सेशन करते हैं और इसी तरह से बात करते हैं, मगर उसका हल नहीं निकलता। अब हमारे सामने दुरानी साहब एक बड़ा अहम मामला ये था, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर जब भी बड़े इवेंट हुए आफ्टर इमरान खान साहब, तो उसके ऊपर हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से ये शिकवा किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर उस इवेंट के ऊपर अपना कोई जलसा, कोई रैली, कोई इस किस्म की तकरीब रखती है जिससे पाकिस्तान का इमेज बुरा जाता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट डे था और इसी दिनों के अंदर पीटीआई का जलसा भी था। खैर सगाली के तौर पे ना सिर्फ अप्रिशिएट किया बल्कि उस जलसे से वो दस्तबरदार भी हो गए, चाहे खान साहब के कहने पे हुए, चाहे अपनी ईमा पे हुए। मसला ये है कि रिलीफ तो यहाँ पर एक दूसरे को कोई देने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पे अमेरिका और ईरान है दुरानी साहब, ईरान अपनी बका के लिए लड़ रहा है, मगर फिर भी वो एक टेबल पर हैं। यहाँ भी सियासी नौयत की एक दूसरे के अपनी बका की जंग है, ये भी कि कौन रुकेगा कौन जाएगा, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हम एक मेज शेयर करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? देखें, आप अंदाजा करो, हमेशा हर वक्त यही बात करते हैं कि जब आपने आगे बढ़ना हो तो 2 कदम पीछे हटना पड़ता है, और पीछे हटने में अव्वल रोल ताकतवर को उठाना पड़ता है। जो बज़ाहिर जीत रहा हो उसको भी अपनी जीत के बजाय अपने लिए मेज का रास्ता ढूंढना पड़ता है। जंगों के फैसले आखिर में मैदान में नहीं बल्कि मेजों पे, और मेज के ऊपर भी ये नहीं होता कि जी हाँ जी आए आप। मेज पे जाने से पहले जो बैकड्रॉप होता है और ट्रैक 2 होता है, उसके ऊपर सारी जो होमवर्क है वो करके वहां पे जाया जाता है। अभी आप देख लें कल के जो मुज़ाकरात हुए हैं उसके अंदर आज बज़ाहिर वो बिल्कुल कंक्लूड नहीं हुए, लेकिन पूरी दुनिया कह रही है कि उसमें इतनी पेशरफ्त हो गई है कि आइंदा अब उस पेशरफ्त को आगे ही जाना पड़ेगा। और ये सारा होमवर्क किसने किया है? मतलब इसको आप फील्ड मार्शल साहब का होमवर्क कह लें, आप फॉरेन ऑफिस का होमवर्क कह लें, इसको आप हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इदारों का होमवर्क कह लें, मतलब ये सब कुछ जो हुआ है ये बैकग्राउंड में किया गया है। और फिर देखें दोनों ममालिक ने आके अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते हुए दूसरे के साथ डिस्कशन किए। अब जब सियासी मामला आता है हुक्मरानों के पास तो वो कहते हैं कि जी हमने उन्हें कह दिया है कि जी उनके लिए वो तो बस गद्दार हैं, तो हम तो जी बस इस तरह की बात नहीं करें। भाई ये नहीं होता। अपने मुल्क को जब आपने आगे लेके जाना हो तो आपके पास यही रास्ता होता है कि आप इस चीज को तस्लीम करते हैं कि ये मुल्क सबका है, और जैसे अब इस दुनिया का अमन सारी दुनिया का अमन है, इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर मौजूद तमाम जो सियासी हकीकतें हैं वो पाकिस्तान की हैं, वो पाकिस्तान की मुखलिस हकीकतें हैं। और अगर हुकूमत आज चाहे और वो अपनी ज़ात में से निकल सके, वो अपनी औलादों में से निकल सके, और वो अपने मफादात में से निकल सके, तो हर कॉम्प्रोमाइज और हर एडजस्टमेंट हो सकती है। हुकूमतों का इस वक्त मसला ये है कि वो इक़्तिदार को अपनी मरूसी एक जो मरूसी कब्जा उसके ऊपर उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया है, और उससे वो एक इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और वो अपने से इख्तलाफ करने वालों को अपना दुश्मन समझते हैं। आज बताएं ना, मतलब ये जो सारी एक्टिविटीज हुई है, कितना आपने पार्लियामेंट को मतलब पार्लियामेंट को तो ताला ही लगा दे जिस पार्लियामेंट ने किसी भी इशू के अंदर कोई रोल नहीं प्ले कराना, और हुकूमत के पास ये कोई मैकेनिज्म भी नहीं है किसी तरीके से भी पार्लियामेंट की कलेक्टिव जो विजडम है उसको कहीं ले जाके इस्तेमाल कर सके। इवन दुनिया को दिखा भी नहीं पाती
ऐसे मौकों के ऊपर पार्लियामेंट्स जो होती हैं वो दरमियान में खड़ी होती हैं। तो मतलब ये है कि गैर जिम्मेदाराना और गैर मुहिब्बे वतन तो मैं नहीं कहता, लेकिन गैर जिम्मेदाराना और मतलब नामुनासिब और इंतहाई जिसे कहते हैं तकलीफ दे रवैया जो सियासी क़यादत का है, हमारे हुक्मरानों का है, वो पाकिस्तान के अंदर ना डेवलपमेंट। देखें जी, आज आप देख लें पेट्रोल के ऊपर क्या ड्रामे किए हैं। मतलब पाकिस्तान के अंदर जिस पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के मतलब फ्यूल को और पूरी दुनिया को एनर्जी सप्लाई के अंदर एक रोल प्ले किया, उसके अंदर परसेंटेज ऑफ इंक्रीज वाज द मैक्सिमम। कोई जवाब नहीं, मतलब वो पाकिस्तान यहाँ पे बदकिस्मती से मैकेनिज्म ही कोई नहीं है, बद इंतजामी इतनी ज्यादा हुई है, जो आप बात कर रहे हैं दुनिया उसको एंजॉय कर रही है जो पाकिस्तान ने किया, मगर पाकिस्तान के यहाँ पे जो हो रहा है उसको ना हम एंजॉय कर पा रहे हैं और ना उसको समझ पा रहे हैं। अब एक आखिरी सवाल है दुरानी साहब, हो सकता है वक्त से पहले मेरा ये सवाल है, या हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा बिल्कुल एक डायरेक्ट कैनवस के अंदर मैं ये सवाल आपके सामने रख रही हूँ। आपने बिल्कुल आगाज पे जब बात की थी, इस वक्त पाकिस्तान जिन मोमेंट्स को दुरानी साहब एंजॉय कर रहा है उसमें हम चाहें तो पूरी दुनिया की इस वक्त नज़रें भी हैं और उनका बेनिफिट भी हम समेट सकते हैं इन्वेस्टर्स के ज़रिए, सरमायाकारी के ज़रिए। सरमायाकार को लाने के लिए यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। सियासी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को चलिए एक साइड पर रख देते हैं, इमरान खान साहब उनकी डिमांड ये है कि वो डायरेक्ट बातचीत करना चाहते हैं, शायद ये वक्त से पहले सवाल है, वहाँ पे ये पैगाम जाता है कि यहाँ पे डायरेक्ट बात नहीं होगी, आप हमसे डायरेक्ट बात करेंगे। आपको लगता है कि यहाँ पे भी मामलात को सुधारने के लिए ऐन मुमकिन है कोई इन्वॉल्वमेंट हो जाए, या आपको लगता है कि इन्वॉल्वमेंट कर देनी चाहिए ताकि इन्वेस्टर आए, पाकिस्तान में आवाम जो है वो खुशहाल हो सके और हमारे ऊपर जो कर्जों का बोझ है उससे हम रिलीफ थोड़ा सा हासिल कर सके? देखिए, मैं आपने बड़ा ही अल्लाह आपको जिंदगी दे, मतलब बहुत बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखें इस वक्त पाकिस्तान के आपने जब पूरी दुनिया में अमन का एक इक़दाम उठाया है जिसको पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया है, तो वो एक निज़ाम के तहत हुआ है, एक सिस्टम के तहत हुआ है, एक मैकेनिज्म के तहत हुआ है। आज भी जो टॉक्स हो देखिए, किसी को नजर नहीं आ रही, कोई बढ़ के नहीं मार रहा, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं चल रही, कुछ नहीं हो रहा। मतलब अगर ये डिसिप्लिन ना लाए होते आप इन टॉक्स के अंदर तो हम खुद ही अपना भद उड़ा देते, ठीक है ना। अब ये है कि आपने बड़े ही तरीके के साथ इसको किया है। अब अगर आप पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम लाना चाहते हैं और पाकिस्तान के अंदर एक रिकंसिलिएशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक निज़ाम की जरूरत है, और वो निज़ाम अगर फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। अगर हुकूमत वो फराहम नहीं करती तो दुनिया की जंगों के बाद हुकूमतें बदल जाया करती हैं। मतलब ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस वक्त पाकिस्तान को अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज को डाइजेस्ट करने की पोजीशन में नहीं आएगी, अगर इस वक्त हुकूमत जो है वो दुनिया में से मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज को पाकिस्तान के अवाम तक पहुंचाने के लिए तैयार नहीं होगी, अगर आज हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली और पाकिस्तान के अवाम की तरक्की के रास्ते में इसी तरह रुकावट और ब्रेक बन के पड़ी रहेगी। और आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर न सियासी अमल को आगे बढ़ने देगी, ना बल्दियाती के जरिए अवाम तक जाने देगी, ना नए सूबों की बात करने देगी, ना NFC अवार्ड का हिसाब देगी, और अगर कोई भी ये बातें करे तो उसके मुकाबले में टांगे पसार के बैठ जाएगी कोई एक पार्टी, और दूसरी जो है वो उसके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगी। तो मैं समझता हूं कि फिर ऐसी कुव्वतों का जो अपने जोर पे आई भी नहीं हुई, उनकी अफादियत और जरूरत खत्म हो जाती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सियासतदान साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए आप लोग, खुदा हाफिज़।